हेलो गुड आफ्टरनून क्लास। सॉरी फॉर डिले। बस थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, सिस्टम में अपडेट होने लगा और उसी टाइम पे अपडेट होने लगा जिस टाइम मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, तो इस वजह से सब प्रॉब्लम हो गई। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने बताया था कि कौन कौन सी इनकम है जिसको इंक्लूड किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हेड है वहाँ पर। तो अभी वही देखते हैं, जैसे मैंने बात की थी गिफ्ट की, तो गिफ्ट की अगर गिफ्ट की बात करें तो एक सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम अभी भी स्लो है। अभी मॉर्निंग में मैंने क्लास थी उस समय ठीक था, अभी क्या प्रॉब्लम हो गई। हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि जो गिफ्ट है वो कितने तरह के हो सकते हैं। जैसे गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, मतलब कैश में या चेक में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, या गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड बिल्डिंग, या फिर गिफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ये पेंटिंग्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी यहाँ पर। तो इसके अलावा अगर एनी कोई दूसरी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे वॉचेस, मोबाइल, कार, लैपटॉप्स, यहाँ पर ये सारी चीजें टैक्सेबल नहीं है। बाकी इधर जो आपको इस तरफ दिख रहे हैं जैसे शेयर्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें टैक्सेबल है। तो वहाँ एक एक करके हम लोग देख रहे थे, जैसे कि सम ऑफ मनी, अगर कोई किसी को कैश में अगर गिफ्ट मिला है, ठीक है, कैश या चेक मिला हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आप देखते हैं कि अमाउंट कितना है, ठीक है, एग्रीगेट अमाउंट। इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 50,000, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो वो वहां पर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा, वो आप उस वहां पर टैक्स आप नहीं कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। अगर मैं बात करूं, अगर जो है एग्रीगेट जो भी अमाउंट है, अगर वो 50,000 से ज्यादा है, इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड 50,000, द सम ऑफ टोटल ऑफ द गिफ्ट रिसीव्ड would be taxable in hands of recipient under the head income from other sources, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कि लैंड या फिर बिल्डिंग है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, ये शायद हम लोग ने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा हुआ था। इफ अ पर्सन रिसीव्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, दो चीजें यहाँ पॉसिबल है। या तो आप बिना कोई कंसिडरेशन के आप वो कोई भी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, या फिर आप इनएडिक्वेट मतलब कि जितना उसकी वैल्यू है उतना प्राइस पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के लेने के लिए, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो उस केस में आपको देखना होता है, क्या देखना होता है। केस वन, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, कुछ भी कोई भी अमाउंट नहीं लिया, तो यानी प्योर गिफ्ट अगर है, तो उस केस में इफ स्टैम्प ड्यूटी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी होगी, तो इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज, मतलब आपका जो लिमिट है वो सेम है कैश के लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 50,000, 50,000 रुपए। गिफ्ट के केस में जो लिमिट है वो 50,000 ही है हर जगह, ठीक है। तो 50,000 से अगर ज्यादा नहीं है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो वहां पर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये ठीक है। इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000, अगर 50,000 रुपए से बढ़ जाता है तो आपको वहां पर फिर टैक्स ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, फिर वहां पर आपको देखना पड़ेगा कितनी टैक्स लाइबिलिटी वो भी जो भी एसएससी है उसकी बन रही है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर ए हैज गिफ्टेड हिज हाउस टू मिस्टर बी इफ द एस डी वी, यानी कि जो आपका वैल्यू है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो, इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच हाउस
does not exceed 50,000, no amount would be taxable in hand of Mr. B this in respect of such gift. In case the stamp duty value of such house is rupees 1 lakh, ठीक है, अगर 1 लाख रुपए है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, द एंटायर अमाउंट ऑफ द of rupees 1 lakh would be taxable in hands of Mr. B. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर 50,000 रुपए से कम है, 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, 50,000 या उससे कम अमाउंट का उसके कम अमाउंट की वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, तो आपको वहां पे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 50,000 से अगर एक भी रुपया ज्यादा हो जाता है, 51,000 हो जाता है, 52,000 हो जाता है, तो आपको पूरे पूरे अमाउंट पे टैक्स पे करना होगा। ठीक है, चलिए एक चीज ये हो गई। केस बी देखते हैं। इफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है, द प्रोविजन इज अप्लीकेबल वेयर अ पर्सन परचेजेस एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ प्राइस लेस देन इट्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे कम प्राइस पे अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो, ठीक है, उसके लिए पे कर रहे हो, उससे कम वैल्यू आप पे कर रहे हो, तो ये अप्लीकेबल होता है। फिर द डिफरेंस, तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट होगा, जो डिफरेंस होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो आप जिस जो भी परचेज प्राइस है वो उसका डिफरेंस आपको देखना होता है। द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट्स परचेज प्राइस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड ऑफ परचेजर। ठीक है, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको देखना होता है, वो कितना अमाउंट है, फिर उस बेसिस पे आपको ये डिसाइड किया जाता है कि आपको टैक्स पे करना है या फिर नहीं करना है। कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो आपका हेड है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड परचेज प्राइस एक्सीड द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स। तो यहाँ पे दो अमाउंट होते हैं जिनको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, उनमें से जो भी हायर अमाउंट होगा वही आप कंसीडर करोगे। ठीक है, यानी कि 50,000 50,000 रुपए लिमिट या फिर 5% ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, दोनों में जो भी हायर अमाउंट है वही आपके लिमिट होगी। ठीक है, उससे ऊपर जितना अमाउंट होगा उस सॉरी अगर उससे अमाउंट ज्यादा है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो आपका जो जो है टैक्सेबल, तो आप वहां पर आपको टैक्स ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। If the difference between stamp duty value and purchase price does not exceed higher of two limits specified above, gift provision shall not apply in hands of recipient। अगर कम है तो वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा, वो बता रहा है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया, मिस्टर रांझा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी whose stamp duty value is 20 lakh। ठीक है, 20 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी है। सच हाउस इज सोल्ड बाय मिस्टर रांझा टू मिस हीर। ओके, इफ ठीक है, इन्होंने बेच दिया। इफ द हाउस इज सोल्ड बाय मिस्टर रांझा टू फॉर रुपीज 19,60,000, तो यहाँ पर जो इन्होंने पे किया मिस हीर ने, ठीक है, ये वो है 19,60,000, 19,60,000 रुपए में इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 20 लाख, उससे कम प्राइस पे इन्होंने बेचा हुआ है। ठीक है, मिस्टर रांझा ने। ठीक है, नो टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ 40,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो केवल 40,000 है। आपका स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू है वो है 20 लाख, और आपको जो कंसिडरेशन है, ठीक है, वो है 19,60,000। ठीक है, आपने 19,60,000 पे किया उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, और वैल्यू है 20 लाख। तो डिफरेंस अमाउंट क्या हुआ, 40,000 केवल हुआ, यानी 50,000 रुपए से कम है। ठीक है, तो उस 50,000 रुपए से कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सर कोई यहाँ पे बात बात तो गिफ्ट्स की हो रही थी, तो ये परचेजेस मतलब सेल्स की बात कहाँ से आने लगी नहीं, प्रॉपर्टी देखो की? मैंने अभी बताया ना दो चीजें, अभी देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर। एक सेकंड में थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। एक तो कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो आपने विदाउट कंसिडरेशन, इसके पहले था शायद,
नहीं नहीं यही करें। हाँ, देखिए 2 केस है ना, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, कोई बिना किसी कंसिडरेशन के आपने किसी को गिफ्ट कर दिया। दूसरी चीज है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब आपने कुछ पेमेंट लिया है या जो गिफ्ट करते समय, या जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब पूरा जितना वैल्यू है उतना उसने पेमेंट नहीं किया, एक पार्ट उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने बताया, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब कि जितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है आपको उतना पे नहीं करना पड़ रहा है उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। सपोज कोई रिलेटिव है मेरा, उसने बोला कि यार ये चीज जो है 10 लाख रुपए की चीज है, लेकिन अभी चलो घर की बात है, मैं तुम्हें 5 लाख में दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो लेकिन अभी वो एक तरह का गिफ्ट ही तो हुआ, मतलब 5 लाख रुपए उसने छोड़ दिया बिकॉज, क्योंकि वो आपके रिलेटिव है, हाँ, लेकिन वो एक तरह का गिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 लाख रुपए उसने छोड़ दिया, तो वो अमाउंट को आपको देखना है, जो 5 लाख छोड़ दिया है, ठीक है, वो एज ए गिफ्ट दे दिया है, 5 लाख रुपए तो लिए, लेकिन वैल्यू तो 10 लाख रुपए थी ना, तो 5 लाख रुपए तो एज ए गिफ्ट दे दिया ना, तो उस वो जो 5 लाख रुपए है, उस वो उस वैल्यू का आपको जो भी प्रॉपर्टी मिली है, तो उसलिए आपको वहां पर उसकी टैक्स, वहां पे टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर ये वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल में ये बोला गया कि जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 20 लाख, 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है वो 20 लाख है, और लेकिन ये जो मिस्टर रांझा है, इन्होंने ये जो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी किसको, मिस हीर को, कितने में, 19,60,000, 19,60,000 रुपए में, 40,000 रुपए कम वैल्यू पर ये प्रॉपर्टी को बेच दे रहे हैं, ठीक है, तो 40,000 केवल कम पे कर रहे हैं, 50,000 से अगर डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज्यादा होता तब हम कोई टैक्स ट्रीटमेंट करते, लेकिन ये 50,000 से कम है, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, अभी आगे देखते हैं इसको, इफ इन द above एग्जाम्पल प्रॉपर्टी was sold 19,20,000, 19,20,000 रुपए का है, अगर बेच रहे हैं, मतलब 20 लाख वैल्यू है लेकिन 19,20,000 रुपए का वो बेच रहे हैं, तो नो टैक्स इम्प्लीकेशन वुड बी अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट of rupees 80,000 because it does not exceed 5% of 19,20,000, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि आपको दो अमाउंट को कंपेयर करना है, 50,000 या फिर 5% ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो भी परचेज प्राइस है उसका 5%, दोनों अमाउंट में जो ज्यादा अमाउंट होगा वही आपकी लिमिट होगी, ठीक है, दोनों अमाउंट में जो ज्यादा अमाउंट होगा वही आपकी लिमिट होगी। अभी यहाँ पर बोर्ड अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं बोर्ड पे बताने वाला हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर क्योंकि बोर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं इसको बोर्ड पे ही पढ़ाता, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पक्का मैं इसको बोर्ड पे ही बताने वाला हूँ। वैसे मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए 2 चीज़ें हैं, 50,000 रुपए और 5% ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो परचेज प्राइस है, जो कम वैल्यू पे आप प्रॉपर्टी के बेच रहे हो उस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि 19,20,000, ठीक है? इसका 5%, इसका 5% कितना होगा? एक सेकंड मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका 5% होगा लगभग 10% हो गया 1,92,000, तो करीब करीब 1,95,000, 90 के ऊपर ही होगा, ठीक है, करीब करीब, तो मतलब 80,000 से आपका अमाउंट ज्यादा है, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है वहां करीब अराउंड 90,000 है, ठीक है, अराउंड 90,000 वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, अगर उससे ज्यादा अमाउंट होता ये 80,000, तब आप वो जो है टैक्स तब आप वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होता, आ रहा है समझ में?
ये 80,000 कैसे आया, ये आ रहा है समझ में सभी को? हुँ? ये 80,000 नहीं आया। हाँ, ठीक है, समझ गया। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? फिर से मैं बताता हूँ। रूल्स पहले समझना बहुत ज़रूरी है, जो रूल्स मैंने बताए थे, ठीक है? अगर देखो अभी पुराना सब पूरा पिछले सब भूल जाओ, अभी बस केवल इस पे कॉन्संट्रेट करो। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब ऐसी ऐसा गिफ्ट जहाँ पर आपने किसी को गिफ्ट किया है लेकिन वो जो कंसिडरेशन है, जो परचेज़ प्राइस है, ठीक है? जो आपने वैल्यू पे की है उस गिफ्ट को लेने के लिए, वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू से कम में आपने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया हुआ है, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ 10 लाख रुपए की है, आपने को आपको 5 लाख रुपए में मिल गई, ठीक है? तो वो जो है आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा, वहाँ पर आपको वो गिफ्ट की तरह ट्रीटमेंट उसका होगा, ठीक है? तो वहाँ पर आपको 2 अमाउंट होंगे, उनको कंपेयर करना है। 50,000 50,000 रुपए या फिर 5% ऑफ परचेज़ प्राइस, जो कंसीडरेशन जो आपको जो पैसे आपने पे किए हैं, वो 5%। दोनों अमाउंट में जो हायर अमाउंट होगा, ठीक है? वो आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी। अगर उस अमाउंट तक आपका गिफ्ट है, तो वो टैक्स फ्री है, उस अमाउंट से ज़्यादा है, तो वो पूरा-पूरा टैक्सेबल है। ठीक है? इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो 20 लाख रुपए है। तो अगर इनएडुकेट कंसीडरेशन है, तो 20 लाख से कम प्राइस पे आपने वो प्रॉपर्टी एक्वायर किया होगा, या जो भी एसएससी होगा, उसने 20 लाख से कम वैल्यू में, 20 लाख से कम प्राइस में उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं बाद वाली कंडीशन। हाँ, ये सेकंड कंडीशन। यहाँ पे क्या है, इन्होंने 19,20,000 में प्रॉपर्टी को एक्वायर किया और वैल्यू है 20 लाख, यानी 80,000 रुपए का ये गिफ्ट जो है 80,000 का गिफ्ट है। ठीक है? 20 लाख माइनस 19 लाख 20,000। अगर कोई चीज़ 20 लाख की है, आपको 19,20,000 में मिल गई, यानी 80,000 का आपको फ़ायदा हो गया ना? 20 लाख रुपए की चीज़ 19,20,000 में मिल गई। तो ये 80,000 आपका गिफ्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है? ये इसकी वैल्यू अभी मुझे कंपेयर करनी है। 50,000 से तो ज़्यादा है भाई, 50,000 से ज़्यादा है। अब मुझे देखना है कि 5% ऑफ 19,20,000, तो 5% ऑफ 19,20,000 होगा, कितना होगा? अराउंड 90,000, 90,000 के से थोड़ा-सा ज़्यादा ही होगा, 9 18 ज़्यादा ही होगा, ठीक है? तो जो है, यानी कि 80,000 से इससे कम अमाउंट है। यानी कि अगर आपका 5% ऑफ 19,20,000 वो आपका मैक्सिमम लिमिट है। उससे अगर ऊपर गिफ्ट अमाउंट होता, तो वो टैक्सेबल होता, लेकिन उससे कम है, इसलिए ये टैक्स फ्री। ठीक है? अभी अगले एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? अभी अगला एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसी में। इफ द अबव एग्ज़ाम्पल द प्रॉपर्टी वाज़ सोल्ड फॉर 18,50,000, अगर प्रॉपर्टी 18,50,000 में जो है बेच दी गई होती तो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 18,50,000 में बेच दी गई, तो यानी 1.5 लाख, 1,50,000 इसका जो है ये डिफरेंस अमाउंट हो गया, यानी गिफ्ट हो गया 1,50,000। द गिफ्ट ऑफ रुपीज 1,50,000 वुड बी टैक्सेबल। तो यहाँ पे गिफ्ट कितना है? 1,50,000, क्योंकि 18,50,000 रुपए तो आपने पे कर दिया है। ठीक है? आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे देना। ठीक है? तो एक 1.5 लाख रुपए ये आपका गिफ्ट है। अब मुझे देखना है कि ये टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल है। तो सबसे पहला अमाउंट है 50,000, उससे मुझे कंपेयर करना है, उससे तो ज़्यादा है अमाउंट। फिर दूसरा चीज़ क्या करनी है? आपको कंपेयर करना है 5% ऑफ 18,50,000, 5% ऑफ 18,50,000। ठीक है? यहाँ पे मैंने बताया था ना, एक 50,000 से कंपेयर करना है, दूसरा 5% ऑफ कंसीडरेशन। तो 5% ऑफ 18,50,000, तो 5% ऑफ 18,50,000 हो जाएगा करीब 1,85,000, 9 9 18 लगभग 92,500 ऐसा कुछ करके होगा। ठीक है? 92,000 समथिंग, 92 93,000 ये आपका 5% ऑफ 18,50,000 होगा।
तो ये अमाउंट से भी ज्यादा अमाउंट है आपका गिफ्ट का अमाउंट, यानी कितना है 1,50,000। तो 1,50,000 है, 92,500 से ज्यादा अमाउंट है, तो इसलिए ये क्या होगा, फुली टैक्सेबल। आपको टैक्स पे करना होगा किस अमाउंट पे, 1,50,000 पे आपको टैक्स पूरा पूरा पे करना। अभी किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो बताओ अभी। नहीं है, ठीक है, चलो फिर। तो अभी नेक्स्ट अगला देखते हैं। द अमाउंट ऑफ गिफ्ट हैज टू बी सीन ट्रांजेक्शन वाइज एंड नॉट एग्रीगेटली फॉर द इंटायर ईयर। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट में देख रहे थे कि जब हम लोग कैश की बात कर रहे थे या चेक की बात कर रहे थे, जब जब गिफ्ट है कैश में मिल रहा है या फिर चेक में मिल रहा है, तो वहां पर हम लोग एग्रीगेट अमाउंट देखते थे। मतलब कई लोगों से अगर आपको गिफ्ट मिला, 10,000, 15,000, 50,000, 40,000, इस तरह से अगर कई लोगों से आपको गिफ्ट मिला, तो सबको आप एग्रीगेट, सबको आप ऐड कर लेते थे और फिर देखते थे 50,000 से वो अमाउंट ज्यादा है कि नहीं है, और उसके बाद अगर ज्यादा होता था तो वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता था। मगर प्रॉपर्टी के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, the limit of 50,000 would be applied in respect of gift of each immovable property individually and not in aggregate for all the gifts of immovable property received during the year। मतलब आपको एग्रीगेट वैल्यू से नहीं करना, हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को आपको देखना है कि हाँ वहां पर जो गिफ्ट की वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा है कि नहीं है, या फिर 5% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है कि नहीं है। अगर वो ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा, हर आपका, हर एक प्रॉपर्टी का इंडिविजुअली ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आप वहां पे एग्रीगेट वैल्यू नहीं देखोगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कैटरीना कैफ हैज टू फ्रेंड्स, सलमान खान एंड रणबीर कपूर। ओके, Salman Khan sells a house at Juhu to Katrina for rupees 4,60,000, whereas its जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है, और जो प्रॉपर्टी जो गिफ्ट किया है, जो सेल किया है, इन्होंने 4,60,000, यानी 40,000 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। रणबीर कपूर सेल्स अ हाउस एट मरीन ड्राइव टू कैटरीना फॉर 3,70,000। ठीक है, वेयर एज इट्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज रुपीज 4 लाख। ठीक है, इन दिस केस नो अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कैटरीना कैफ इवन दो द टोटल गिफ्ट अमाउंट एक्सीड 50,000। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट वैल्यू देखें तो वो तो 50,000 रुपए से ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए, ये एक जो हाउस प्रॉपर्टी वन है, वो 5 लाख जिसकी वैल्यू थी वो 4,60,000 में मिल गई, 40,000 रुपए का गिफ्ट हो गया। और दूसरी जो हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 4 लाख थी, वो 3,70,000 में ही मिल गई। तो यानी 30,000 रुपए का गिफ्ट, 30,000 प्लस 40,000, 70,000 हो गया गिफ्ट। लेकिन यहाँ पर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये पूरी तरीके से आपका एग्जेम्प्टेड होगा दोनों हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीगेट वैल्यू नहीं देखनी है, आपको इंडिविजुअली हर एक प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट करना है, और दोनों प्रॉपर्टी में जो आपका गिफ्ट का अमाउंट है वो 50,000 रुपए से कम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात। अभी बात करते हैं गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे आपका आ जाएगा शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी। ठीक है, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें आपका आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ये नोट्स आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ये पूरी लिस्ट है प्रॉपर्टी। मतलब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं या पहले हाँ जो प्रोविजंस है वो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, if a person receives any property other than immovable property from any person without consideration or for inadequate consideration, यहाँ भी दोनों चीजें हैं।
विदाउट कंसिडरेशन एंड इन एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। सच सम वुड बी टैक्सेबल एज अंडर केस 1। लगभग वैसा ही सब कुछ यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहा है। 50,000 रुपए लिमिट है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 50,000, ये 50,000 रुपए लिमिट है। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50,000, नो टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। if the fair market value of such property exceed 50,000, such fair market value would be fully taxable in hands of recipient under the head income from other sources। तो सब कुछ वैसा ही है, मतलब ये वैसा ही ट्रीटमेंट है जैसा आप कैश के लिए कर रहे थे, जैसा आप मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में कर रहे थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में कर रहे हैं। मतलब अगर विदाउट कंसिडरेशन है या फिर कैश है तो सबका ट्रीटमेंट एक ही जैसा होगा। बस आपको अमाउंट देखना है, 50,000 से कंपेयर करना है। ज्यादा अमाउंट है टैक्सेबल होगा, और ज्यादातर आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 50,000 से बस केवल कंपेयर कर देना। और नहीं तो ऐसा होगा कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जहां पर आपको ये दे दिया गया है कि हाँ ये गिफ्ट किया गया लेकिन इसके लिए आपको इतना पे भी करना पड़ा, तो वहां पर आपको फिर दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंसिडरेशन का 5% और 50,000 ये दोनों में कंपेयर करना। ठीक है। Case B, gift of property of inadequate consideration. If the difference between the fair market value, वहां पर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, यहाँ पर आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा। फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगा, ठीक है, और जो भी कंसिडरेशन जो वैल्यू होगी उससे आपको कंपेयर करना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड इट्स सेल प्राइस डज नॉट एक्सीड 50,000, नो टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है। If the difference between the fair market value of such property and its sale price exceed 50,000, 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, the entire difference would be taxable in hands of recipient under the head income from other sources। ठीक है, सिंपल सी चीजें, वैसा ही था सब कुछ जैसा हम लोग ने अभी देखा था पहले। ठीक है, देखिए एग्जांपल दिया है, मिस्टर रांझा हैज वन नेकलेस whose fair market value is 10 lakh, 10 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है। Such necklace is sold by Mr. Ranja to Miss Heer. If the necklace is sold by Mr. Ranja for rupees 9,60,000, no tax treatment would be there in respect of gift of 40,000। ठीक है, अगर 9,60,000 रुपए में केवल वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो 40,000 रुपए का गिफ्ट हो गया जो कि टैक्स फ्री है इन हैंड्स ऑफ मिस्टर हीर, मिस हीर। ठीक है, however if the necklace has been sold for rupees 9 lakh, the gift of rupees 1 lakh would be taxable in hands of Miss Heer। तो यहाँ पर हमको कंसिडरेशन वो 5% वाला नहीं है। ठीक है, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ आपको केवल देखना है कि जो कि डिफरेंस अमाउंट जो की है वो 50,000 से ज्यादा है कि नहीं। अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो पूरा पूरा आपका टैक्सेबल। ठीक है, 5% ऑफ कंसिडरेशन केवल आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जैसे लैंड, बिल्डिंग, जिस ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग, उनका ट्रीटमेंट जब होगा वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वहां पर बस कह ले आपको 5% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000 ये दोनों चीजें देखनी है। बाकी यहाँ पर आपको केवल 50,000 रुपए लिमिट देखनी है। गिफ्ट अमाउंट 50,000 गिफ्ट अमाउंट, ठीक है, गिफ्ट अमाउंट 50,000 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा पूरा पूरा अमाउंट, अगर नहीं ज्यादा है तो वो टैक्स फ्री होगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी चीजें इसमें हो ही गई है। अच्छा, एक चीज, एक पॉइंट और बचा हुआ है। द लिमिट ऑफ 50,000 वुड बी अप्लाइड टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आप एग्रीगेट वैल्यू लेते हो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, सॉरी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वहां पर आप एग्रीगेट वैल्यू लेते हो, मतलब अगर अलग अलग प्रॉपर्टी है तो आप सबकी आप वैल्यू को ऐड करोगे जो भी गिफ्ट वैल्यू होगी, और उसके बाद देखोगे 50,000 से ज्यादा लिमिट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो रही है कैश के केस में, एग्रीगेट वैल्यू आप लेते हो,
और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके केस में भी आपको एग्रीगेट वैल्यू देखना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड बिल्डिंग, वहां पर आप इंडिविजुअली हर एक प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, Katrina Kaif has two friends, Salman Khan and Ranbir Kapoor. Salman Khan sells a Jhumka to Katrina for 4,60,000, whereas its fair market value is 5 lakh. Ranbir Kapoor sells Payal to Katrina for 3,70,000, whereas the fair market value is 4 lakh. ठीक है, तो इन दिस केस, तो इस यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, उसको 4,60,000 में बेच दिया गया, और एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 4 लाख है, उसको 3,70,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ पे जो गिफ्ट टोटल अगर मैं ऐड करूं, तो 40,000 पहले से और 30,000 दूसरे से, यानी 70,000 गिफ्ट टोटल यहाँ पे एग्रीगेट बन रहा है। इन दिस केस ₹70,000 वुड बी टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पर वो 70,000 टैक्सेबल होगा पूरा पूरा, क्योंकि एग्रीगेट वैल्यू आपका 50,000 से ज्यादा है। इन हैंड ऑफ कैटरीना कैफ, इवन दो इंडिविजुअली द गिफ्ट अमाउंट डिड नॉट एक्सीड 50,000 फॉर बोथ द गिफ्ट। ओके, कोई डाउट अभी तक बताओ मुझे, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक दो इनकम्स हैं जिनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सब बहुत आसान है। ठीक है, जैसे ये गिफ्ट के केस में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा है, और आपका जो डिविडेंड है वो हम लोग को उसके प्रोविजंस थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे। दो तीन चीजें हैं जिसको हम लोग को प्रोविजंस देखने की जरूरत है, बाकी सारा सिंपल है, आपको जितना जितना अमाउंट है वही टैक्सेबल। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है किसी को अभी तक? किसी भी पॉइंट में तीन चीजें हम लोग ने पढ़ी। सबसे पहले कैश के काइंड में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, उस केस में क्या क्या प्रोविजंस है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी या और इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनका ट्रीटमेंट, ये तीन चीजें अभी हम लोग ने देखी है। चलिए ठीक है, नई प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे गिफ्ट हैं, गिफ्ट जो कुछ केसेस में आपके नहीं टैक्सेबल होते हैं। गिफ्ट आर नॉट टैक्सेबल फॉलोइंग सिचुएशंस। सिचुएशन क्या है? फ्रॉम एनी नॉट टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन वो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है वो पता होना चाहिए कि वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि रिलेटिव की डेफिनेशन कौन कौन से लोग हैं जो रिलेटिव में मतलब होते हैं, आप उनको इंक्लूड करते हो, कौन कौन से लोग होते हैं जिनको नहीं इंक्लूड करते, वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी था कि रिलेटिव में इंक्लूडेड है इनकम टैक्स एक्ट में कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कि गिफ्ट अगर कोई रिलेटिव से मिल रहा है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं है। दूसरी चीज, गिफ्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज फ्रॉम रिलेटिव या फिर नॉन रिलेटिव। अगर मैरिज किसी की मैरिज में अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो रिलेटिव से मिल रहा है या नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, वो पूरा एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल नहीं होगा। Gift received by parents of individual on occasion of marriage of individual are taxable in hands of parents। अगर पेरेंट्स को मिल रहा है लेकिन उसके गिफ्ट कोई, ठीक है, ये मैरिज ओकेजन पे जिसकी शादी हो रही है उसको मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर पेरेंट्स को मिल रहा है तो वो फिर टैक्सेबल हो जाता है इन हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। फर्दर, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज एनिवर्सरी आर आल्सो टैक्सेबल। ठीक है, केवल मतलब शादी के केस में, मैरिज के केस में ही टैक्स एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। अगर मैं एनिवर्सरी की बात करूं तो उधर वो टैक्सेबल होगा गिफ्ट। आगे देखते हैं, गिफ्ट रिसीव्ड अंडर विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस आर नॉट टैक्सेबल। अगर विल में अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट वगैरह मिल रहा है तो वो नहीं टैक्सेबल है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय कॉन्टिम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द डोनर और पेयर। ठीक है, अगर कोई मतलब डेथ, यहाँ पे इससे मतलब है कि टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन स्टार्ट बिलीविंग दैट ही वुड डाई इन इमीडिएट फ्यूचर ड्यू टू अ पर्टिकुलर इलनेस। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में वो जल्दी ही मरने वाला है या उसकी डेथ होने वाली है ड्यू टू इलनेस, अब वो कोई प्रॉपर्टी अपनी दे देता है दूसरे को, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव्ड
from any approved local authority, approved charitable institution, approved charitable trust, approved charitable hospital, approved universities. ये सारे गिफ्ट भी टैक्स में है. Gift of property in connection with amalgamation demerger of the certain companies. ठीक है, amalgamations अगर होते हैं उधर, अगर कोई गिफ्ट की जाती है, अमलगमेट होती है कंपनीज, मर्ज होती है कंपनी, ठीक है, तो वो भी टैक्स फ्री है. एनी अदर सिचुएशन प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 52 टू 10. ठीक है, और भी कुछ सिचुएशंस है जहाँ पर वो एग्जम्प्टेड है. कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप लोग को पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. बहुत ब्रीफली मैं मतलब बता रहा हूँ ये, क्योंकि प्रोविजंस आप अगर देखने जाओगे गिफ्ट से रिलेटेड, अदर सोर्सेज से रिलेटेड, मतलब पूरी पूरी बुक आप पढ़ लोगे, वो प्रोविजंस नहीं खत्म होंगे, इतने ज्यादा प्रोविजंस है. मैं बहुत जिसमें बहुत ब्रीफली मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ.